नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे वनमाली स्टूडियो में। आज हम आपको लिए चल रहे हैं संस्कृति, कला और परंपरा की समृद्ध धरोहर मध्य प्रदेश के एक अनोखे सांस्कृतिक संसार में, जिसे कहते हैं निमाड़। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध लोक कला, नृत्य, संगीत और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। और इस विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं निमाड़ लोक कला और संस्कृति केंद्र के निदेशक आचार्य श्रीराम परिहार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नर्मदे हर, धन्यवाद। संस्कृति, कला और परंपरा की समृद्ध धरोहर निमाड़ क्या है सर? भारत का संपूर्ण लोक संस्कृति, कला और लोक साहित्य से बहुत समृद्ध है। ये समृद्धि निमाड़ को उसके भोलेपन से मिली है, मिट्टी की गंध से मिली है, नर्मदा सहित अन्य नदियों की तरलता सरलता से मिली है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ों की सुंदरता से मिली है। नर्मदा दोनों के बीच में बहती है, विंध्याचल अटल अचल है और सतपुड़ा अपनी 7 श्रेणियों के माध्यम से भारतवर्ष के मध्य में सौंदर्य और सुषमा को प्राकृतिक रूप से धारण किए हुए हैं। निमाड़ के बारे में यदि एक पंक्ति में कहूँ तो उसके बारे में एक पंक्ति कही जाती है गीत की, उत्तर दक्षिण का सबई भाई आई गई मारी भोलैली माड़। तो भोलापन है, और ये भोलापन केवल निमाड़ का नहीं है, भारत की संपूर्ण संस्कृति का भोलापन है। सिधाई है, सरलता है। सरलता इसलिए है, मैं समझता हूँ कि नदी सरल बहती है, नदी तरल बहती है, सूरज सरलता से निकलता है, चंद्रमा चांदनी अपनी सरलता से बिखेरता है। प्रकृति यहाँ की सरल है, इसलिए उस प्रकृति के संसर्ग से विकसित संस्कृति भी सरल है, और वहाँ की संस्कृति में पलने बढ़ने और पोषित होने वाला मनुष्य भी अपने जीवन में सरल है। यद्यपि समय के परिवर्तन, विकास की गति में जीवन में कई चीजें सम्मिलित हुई है, लेकिन लोक संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता मैं मानता हूँ उसकी सरलता, मिट्टी की गंध और प्राकृतिक रूप से जीवन जीने की कला। और उसी से फिर संस्कृति भी विकसित हुई, उसी से कला विकसित हुई। तो निमाड़ की कला जितनी प्रकृति समृद्ध है, उतनी ही कला और साहित्य और संस्कृति भी समृद्ध है। जैसे आपने कहा समृद्धता यहाँ की संस्कृति में है, तो निमाड़ की लोक कला और संस्कृति का मूल स्वरूप कैसा है? मूल स्वरूप हमको विविधता के रूप में देखना पड़ेगा। कला के अनेक रूप हैं, अनेक रंग हैं। वो इसलिए है कि जीवन के अनेक रंग हैं। जीवन की अभिव्यक्ति ही कला है। पश्चिम की धारणा में कला कला के लिए है, आर्ट फॉर आर्ट। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आर्ट फॉर लाइफ कहा गया है। कला जीवन के लिए है। कला मनोरंजन के साथ साथ उसमें कोई निश्चित उद्देश्य बताती है कि नहीं बताती, पथ बताती है कि नहीं बताती, मनुष्य का मार्ग प्रदर्शित करती है कि नहीं करती। तो भारत की सारी लोक संस्कृति, जो हम अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, संपूर्ण लोक संस्कृति तो भारत की एक है, लेकिन क्षेत्रों के हिसाब से, समाज के हिसाब से और भाषा के हिसाब से मनुष्य ने सुविधा के लिए हमने मालवा की लोक संस्कृति, निमाड़ की लोक संस्कृति, बुंदेली लोक संस्कृति, महाराष्ट्र की लोक संस्कृति, ऐसे संबोधन दे दिए हैं। लेकिन उन सबका मूल स्वर एक ही है, वह है जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए और जीवन को कैसे सरल बना करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति की जाए।
और उसके बीच में एक बहुत पीली रेखा, नीली रेखा झिलमिलाती रहती है कि जीवन ऐसा जियो कि दूसरे को तकलीफ नहीं हो सके तो भला हो जाए, भला नहीं कर सको तो किसी को हानि भी नहीं पहुंचे। ये मैं समझता हूँ कि लोक संस्कृति का मूल स्वरूप है। जी। और ये किन-किन पहलुओं में समृद्ध है यहाँ पर? पहलू के बजाय हम उसको कहेंगे कि उस लोक संस्कृति के आयाम क्या-क्या है। जी। कैसे हम उसको जानते हैं, तो लोक संस्कृति के जो आयाम है या वो जो विविध विधाएं हैं, वो सबसे पहला तो है लोक कथाएं हैं हमारी। वो लोक कथाएं जीवन को बहुत ही संदेश देती है गहरे। उनके पीछे कोई न कोई भाव छुपा हुआ है, केवल मनोरंजन नहीं है। हमारे यहाँ साहित्य और संस्कृति का कभी उद्देश्य मनोरंजन रहा ही नहीं, जीवन का निर्माण रहा है। तो लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, लोक गीत हैं, लोक कहावतें हैं, लोक मुहावरे हैं, लोक वार्ताएं हैं, लोक निर्णय है, लोकायतन है, लोक अभिप्राय है, लोक प्रयोजन है। और इन सबसे मिलकर के किसी भी संस्कृति और निमाड़ की संस्कृति का स्वरूप बनता है। ये सब अलग अलग अभिव्यक्ति की विधाएं जरूर है, लेकिन ये सब जीवन से जुड़ी हुई है, माटी से जुड़ी हुई है, और विशेष बात अपने भूगोल से जुड़ी हुई है, अपने क्षेत्र का परिचय देती है। और उससे हमको पता चलता है कि वहाँ क्षेत्र के हिसाब से संस्कृति का निर्माण कैसे हुआ, और संस्कृति में पलने वाले मनुष्य का पोषण कैसे हुआ, और पोषण के माध्यम से उसके संस्कार कैसे विकसित हुए, और उस संस्कार के माध्यम से सम्मिलित रूप से उस समाज को एक स्वरूप मिला। जी। आप निमाड़ लोक कला एवं संस्कृति केंद्र के निदेशक हैं। तो आपका पूरा प्रयास रहता है कि इन निमाड़ी परंपराओं को हम एक जगह सहेजें। तो उसके लिए आप क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी निमाड़ लोक संस्कृति एवं कला केंद्र की स्थापना को 3 वर्ष हुए हैं। इसकी प्रेरणा निश्चित रूप से हमें श्री संतोष चौबे जी, कुलाधिपति जो हमारे 5 विश्वविद्यालय के हैं, उनकी प्रेरणा से ही इसकी स्थापना हुई है। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर अरुण जोशी, कुल सचिव श्री रवि चतुर्वेदी और प्रतिकुलपति डॉक्टर शहजाद कुरैशी के सहयोग से एक निदेशक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। निमाड़ की संस्कृति इतनी बिखरी हुई है, उससे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि वो विस्मृत होती जा रही है, उसको लोग भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमने क्रमबद्ध तरीके से कि पुरानी लोक परंपराओं, लोक कलाओं को मंच के भी माध्यम से और संगोष्ठी के माध्यम से उनको नई पीढ़ी के सामने हम प्रस्तुत करें। विद्यालयों, महाविद्यालयों, समाज का युवा वर्ग जाने कि नहीं, हमारी संस्कृति में ये चिंतन है, हमारी खेती करने के तरीके ये हैं, हम नदी के प्रति इस तरह से आस्था रखते हैं, हम पेड़ों के प्रति इस तरह का भाव रखते हैं, माँ की हमारे परिवार में ये भूमिका है, कुटुंब हमारे समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, हमारे संतों ने किस तरह से समाज को दिशा देने का काम किया है। इन सब पर समय समय पर हम चर्चा करते हैं, संगोष्ठी करते हैं, और उस संगोष्ठी के माध्यम से जो युवा पीढ़ी कुछ भूलती जा रही है समय के दबाव में और जीवन की गति के कारण, उनको फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी विधाएं मैंने अभी आपसे 5 मिनट पहले निवेदित की, उन विधाओं के माध्यम से भी, एक मंची कार्यक्रम के माध्यम से भी समय समय पर हम प्रदर्शन कलाओं का भी आयोजन करते हैं, जिसमें संजा है, इसमें गणगौर है, इसमें जिरोती है, जिसमें नागपंचमी है, जिसमें हमारी गुजरिया गीत है, जिसमें हमारे संस्कार गीत हैं, 16 संस्कारों से जुड़े हुए हमारे गीत हैं, न केवल निमाड़ में बल्कि प्रत्येक बोली भाषा में ये 16 संस्कार से
जुड़े हुए गीत है, वो गीत विस्मृत हो रहे हैं। और वो केवल गाए जाने वाले गीत नहीं है, उन गीतों में निश्चित रूप से चरित्र निर्माण, समाज निर्माण, कुटुंब में समन्वय, समाज में समरसता और जीवन के उत्थान की प्रेरणा मिली हुई है। इसलिए इन 2 स्तर पर हम काम कर 3 स्तर पर काम कर रहे हैं। एक तो संगोष्ठी के माध्यम से संदेश जा रहा है, दूसरे मंचीय कलाओं के प्रदर्शन से हम संदेश दे रहे हैं, एक संदेश पहुंचा रहे हैं, और तीसरा इनसे जुड़ी हुई पुस्तकों का प्रकाशन भी कर रहे हैं। जैसे हमने निमाड़ी लोक कहावतों का प्रकाशन किया, निबंधों की एक पुस्तक, निमाड़ी निबंधों की पुस्तक आ रही है। तो इस तरह से समय समय पर प्रकाशन के माध्यम से भी हम उनको सहेजने, संग्रहित करने और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। इतनी सारी परंपराएं, इतनी संस्कृति, क्योंकि ये तो बहुत वृहद स्तर पर है, तो इन सभी को इतने समेटने में, इतने बटोरने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ा होगा। हाँ, क्या हुआ कि समाज, विशेष करके युवा वर्ग की रुचि इस तरफ कम हुई है। जी। जो नौकरी करने वाले युवा भाई है, वो तो ठीक है कि व्यस्तता के कारण कुछ उस तरह से जुड़ाव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि जो बच्चा गांव में ही रह रहा है, जो युवा नौकरी नहीं कर रहे हैं, अपना पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं, उनको इन लोक कलाओं के संरक्षण में जुटना चाहिए। ये जो मोबाइल नामक खिलौना उनके हाथ में आ गया है, उसमें दूसरी चीज देखने के बजाय इसी में हमारे संस्कार गीत सुनना चाहिए। हमारी लोक कलाएं का प्रदर्शन जो हो रहा है, उनको देखना चाहिए। और हमें भी, मतलब निमाड़ लोक कला संस्कृति केंद्र के माध्यम से भी हमको उस आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर के उन तक जाना पड़ेगा। क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है, उसके पास किसी कलाओं को देखने का उतना समय शायद नहीं है, तो मोबाइल के माध्यम से हम गणगौर को पहुंचाएं, मोबाइल के माध्यम से संज्ञा क्या है उसको पहुंचाएं। फिर एक काम और हम कर रहे हैं कि इन कलाओं के प्रदर्शन में समूह की प्रस्तुति के लिए हम युवा वर्ग को जोड़ रहे हैं। जैसे मैंने सिंगाजी के भजन मंडलों के लगभग 10 युवा समूह को तैयार किया है। वो युवा समूह 15 वर्ष से 30 वर्ष की आयु वाले। तो पुराने लोग तो जा रहे हैं, उनके साथ भजन भी जा रहे हैं, उनके साथ मृदंग वादन भी जा रहा है, उनके साथ पुराने नृत्य की कला भी जा रही है। तो हमने उनको जोड़ा, उन मंडलों को तैयार किया। फिर जो बड़वानी में हमने जिरोती की कार्यशाला की, महेश्वर में की, संजा की कार्यशाला हमने खंडवा में की, बड़वानी में की, उनमें हमने 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की बालिकाओं को जोड़ करके कैसे संजा जो भित्ति कला चित्र है उसको कैसे बनाया जाता है, गोबर की क्या महत्ता है, गोबर को हमारी संस्कृति में इतना महत्व क्यों दे दिया। वो गाय से जुड़ा हुआ है जी। गाय पशुपालन से जुड़ी हुई है, पशुपालन बछड़े से जुड़ा हुआ है, बछड़ा खेती का काम आता था, खेती आर्थिक समृद्धि का कारण है, खेती दुनिया के भरण पोषण का साधन है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये उनको समझाना पड़ेगा और आधुनिक ढंग से समझाना पड़ेगा। उसका भी काम धीरे धीरे कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस आयु वर्ग में जो बालिका या बालक के मन में इस तरह की कला के संस्कार यदि आ जाते हैं तो वो जीवन भर भूलता नहीं, वो फिर किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन उसकी स्मृति में, क्योंकि इस आयु वर्ग की स्मृति जीवन भर साथ चलती है। इसलिए हमारे सारे संतों ने, हमारे सारे पूर्वजों ने, हमारे परिवार ने, हमारी माता ने बचपन में सत्संग और इन कलाओं और संस्कृति के जुड़े हुए आयामों को उनमें रूपित करने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। हम परिवारों से भी निवेदन करते हैं कि 4 माताएं बहनें गीत गा रही हैं संस्कारों के, तो 2 बेटियों को बिठा लीजिए। भजन मंडल गा रहे हैं तो 4 बेटों को बिठा लीजिए। वो सुनेंगे, नहीं बजाएंगे, कल बजाना भी आएगा उनको, कल गाना भी आएगा उनको, क्योंकि संगत का तो असर पड़ता ही है। तो संगत
वो जो घूम रहा है गली में, जो घूम रहा है चौगान में मोबाइल लेकर के, उसको प्यार से कहो कि बेटा बैठो, सुनो सिंगार जी ने भजन में क्या कहा, खेती खेड़ो रे हरि नाम की। तो तुम खेती कर रहे हो तो खेती कैसी करना, खेती जैसी कला के माध्यम से आध्यात्म का ज्ञान दे देना, ये सिंगार जी जैसा संत सिखा रहा है। जो गायें चराता था, जो भैंसे चराता था, जो गृहस्थी में रहता था, जिसने अपने गुरु की आज्ञा में अपने प्राण निछावर कर दिए, ऐसे संत की वाणी सुनो तो सही, तो खेती करने की कला भी आएगी और खेती के माध्यम से आध्यात्म आएगा, आध्यात्म के माध्यम से जीवन सुधर जाएगा। किसी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कहीं वनखंड में जाने की तपस्या, वनखंड में जाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थी में रह करके कैसे जीवन के परम लक्ष्य को पाया जा सकता है, ये हमारे संत बता रहे हैं, धनजीदास बता रहे हैं, बोंदरूदास बता रहे हैं, बुखारदास बाबा बता रहे हैं, गुलाबदास बाबा बता रहे हैं। तो इनको सुनो तो सही भाई, जो समय आप उसमें बर्बाद कर रहे हो, दूसरी चीजों में बात कर रहे हो, 24 घंटे में इनको पढ़ लीजिए, इनको सुन लीजिए। संत सिंगार जी सहित अन्य संतों की वाणियों का प्रकाशन हो गया है। मैंने पहली बार संत सिंगार जी के बिखरे हुए गीतों को पुस्तक निकाली, मध्य प्रदेश शासन ने छापी। ये मध्य प्रदेश शासन का बड़प्पन भी है और मैं उनके प्रति अपना आभार भी प्रदर्शन करता हूँ कि एक संत को जो 500 साल की धरोहर अपनी वाणी में लिए हुए है, जीवन का उद्देश्य लिए हुए है, जीवन का मर्म लिए हुए है, भूगोल लिए हुए है, गाय का महत्व लिए हुए है, दूध क्या होता है इसका महत्व लिए हुए, गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है इसका महत्व लिए हुए है। परिवार में रह करके अध्यात्म की साधना की जा सकती है ये बता रहा है, उसको पहली बार लाने का प्रयास किया। तो ऐसे प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास कभी असफल नहीं होते, लिखा हुआ शब्द कभी अकारत नहीं जाता और किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। जी बिल्कुल, आपके शब्दों से तो ये लगता है कि ये कार्य बिल्कुल निष्फल नहीं होगा, नहीं बिल्कुल होगा, भी नहीं होगा, उसका प्रभाव तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हाँ। जी एक गूंज अभी तक थोड़े क्षेत्र में फैली है, फिर और क्षेत्र में फैलेगी, फिर भारत में फैलेगी, फिर विश्व में फैलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम वो काम करेंगे, क्योंकि लोक की तरफ पूरा विश्व देख रहा है, भारत लोक की तरफ। और परम जीवन का लक्ष्य, परम शांति का मार्ग और समाज को बनाने की प्रक्रिया और राष्ट्र के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया और कुटुंब की महत्ता लोक संस्कृति ही सिखाएगी। बिल्कुल, लोक संस्कृति ही सिखाएगी। बहुत बहुत प्रेरणादायक शब्द हैं आपके, और ये छात्रों के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे आपने कहा कि लोक संस्कृति को हम सबको पहचानेंगे ही, हम लोक संस्कृति को बहुत बढ़ावा देंगे। गत वर्ष से हमने लोक रंग शुरू किया, तो उसके पीछे आपकी क्या परिकल्पना रही? लोक रंग के माध्यम से 2 प्रकार के उद्देश्य हैं कि जैसे मैंने पहले आपको निवेदन किया कि हमारी लोक संस्कृति में कौन से तत्व हैं जिनको हमें जानना चाहिए। जी ये विद्वानों को बुला करके हमने प्रदर्शित किया। पिछले वर्ष हमने केंद्रित की निमाड़ी संस्कृति के विभिन्न आयामों पर, संस्कृत की कला कैसी है, यहाँ का साहित्य कैसा है, यहाँ के गीतों में क्या मर्म है। इस वर्ष हमने गोंड, हमारी जनजाति जो हमारे भाई हैं, उनकी संस्कृति में क्या तत्व है। मैं एक निवेदन कर दूं कि ये जातियों का जो विभाजन है ना, ये ठीक नहीं है। हमारा संपूर्ण समाज भारतीय समाज है, और चाहे वनखंडों में रह रहा हो, चाहे खेतों में जीवन बिता रहा हो, चाहे नदियों के किनारे आश्रम बना करके रह रहा हो, या विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षा के केंद्र के माध्यम से वो अपना जीवन के नए मार्ग प्रशस्त कर रहा हो, ये सबसे मिलकर के भारतीय संस्कृति बनी है। हमारे आदिवासी समाज का भारतीय संस्कृति के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान है। वृक्षों की पूजा हमने कहां से सीखी? नदी को माता मान करके हमने क्या किया? पक्षी हमारे उतने ही रक्षक हैं जितना हमारा बेटा रक्षक है। क्यों तोते को हम लाड़ करते हैं? क्यों कोयल की कूक से हम जागना
चाहते हैं? क्यों चिड़िया की चहचहाट हमको वर्षा के आगमन की सूचना दे देती है? मेरे पिताजी को मालूम था कि ये चिड़िया बोल रही तो तीसरे दिन पानी आएगा बेटा। तो ये लोक का जो ज्ञान है, पूरब में बिजली चमक रही तो क्या होगा, उत्तर में बादल उठा है तो कैसा होगा, उत्तर की जो बादल की बदली है वो निश्चित बरस के जाएगी ही। घाघ और भंडरी ने तो अपनी पूरी कहावतें लोक के माध्यम से की है। तीतर बढ़ रही बात, शुक्रवार की बादरी रही शनिचर छाए, तो यूं भाके भंडरी बिन बरसे नहीं जाए। वो बरसेगी ही, वो वायु चलेगी उत्तरा, मांड पिएंगे कुतरा। उत्तर से वायु चलेगी तो बारिश इतनी होगी कि धान ऐसी पकेगी कि जिसका मांड को मांगे, यानी वो जो अब तो कुकर आ गया है, लेकिन जो भगोनी में या तुक्कस में जो चावल बनाते थे उसमें जो ऊपर ऊपर आ जाता था, उस पानी को गला देते तो वो कुत्ता भी नहीं पिएंगे, इतना उत्पन्न होगा। ये कहाँ से? आगे आगे की खेती आगे आगे, पीछे की खेती जा भागे जागे। जो पहले बोनी कर देता है, डाल चुका बंदर और असाड़ चुका किसान, कहीं का नहीं रहता। ये क्या हमको आज प्रेरणा नहीं देती है? किसी पाठ्यक्रम में नहीं है, ये किसी पुस्तक में नहीं है। ये कोई आड़े बूढ़े हमको सिखाते हैं तो कोई बच्चा सीखना नहीं चाहता। कोस कोस पर पग धोए, 3 कोस पर खाए, घाघ कहे सुन घाघनी, चाहे जितनो चली जाए। हर एक कोस पर पांव धो ले और 3 कोस पर थोड़ा अल्पाहार कर ले, तो फिर आप जितने भी चले जाओ न थकेंगे नहीं और आपको कोई शरीर में शीतलता भी नहीं महसूस होगी। लोक रंग में उन संगोष्ठियों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं। और दूसरी, लोक कलाएं हमारी कितनी प्रेरक, मनोरंजन तो करती ही है, लेकिन देखिए उसमें कितना प्रकार का संदेश जाता है। शरीर का व्यायाम, स्मृति, एकाग्रता, नृत्य, पद संचालन, ताल और लय का मिलान, संगीत के माध्यम से पूरी कला को ढाल लेना, और उसके पीछे मर्म क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा संदेश। ये सबका सब हम कलाओं के माध्यम से सीखते हैं। संजा हम बनाते हैं तो संजा कुंवारी कन्याएं बनाती है और गोबर से बनाती है। जीवन को गोबर से कैसे जोड़ा जाए, मिट्टी से कैसे जोड़ा जाए। और गोबर की गंध जहां होगी बहन जी, मैं बता रहा हूं, वहां मच्छर नहीं होते हैं। गाय का मूत्र जहां होगा वहां मच्छर नहीं होते। अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो गंध शरीर में एक अलग ऊर्जा भरती है, शरीर के अंदर के विषाणुओं को नष्ट करती है। अब गोमूत्र पर तो शोध अब हो रहा है, लेकिन मेरे किसान ने, मेरी भारतीय लोक ने कब से उस गोमूत्र की महत्ता डाली। अभी भी भारत के ठेठ गांव में जाइए, उसके तुलसी के चौरे के नीचे एक मिट्टी की छोटी सी गागर में गोमूत्र रखा मिलेगा ही। गोमूत्र रखा हुआ मिलेगा ही। और अमावस्या और पूर्णिमा को पूरे घर में उसको छिड़कते हैं। अच्छा जी। क्योंकि उसको रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। तो ये जीवन का हमको पाठ जो है पुस्तकों में नहीं है, तो हमको लोक बताएगा, लोक संस्कृति बताएगी। लोक कलाओं के माध्यम से एक और बात हो रही है, हमारी पुराने लोगों की पोशाक कैसी थी, उसी रूप में गुणगर गणगौर का नृत्य होगा ना। हाँ जी। उसी रूप में हमारा डंडा नृत्य होगा जी। उसी रूप में हमारा बैतूल और छिंदवाड़ा के आदिवासियों की गाय को दीपावली के दूसरे दिन दौड़ाने के बाद किस तरह से सारे के सारे ग्वाला संस्कृति की, कृष्ण संस्कृति की बांसुरी के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुति की जाती है। अभी 23 तारीख को देखना आप, मैं उनको बुला रहा हूँ जी। जरूर। कितनी बड़ी बड़ी बांसुरी हमको प्रकृति से जोड़ती है, बांस से बांस लगाइए तो आपकी बांसुरी होगी, तो नई बांसुरी कहाँ से बनेगी? और ये कहाँ से आया? श्री कृष्ण से आया। तो प्रत्येक राम अयोध्या से यदि वन को जाते हैं तो
हे खगमृग हे मधुकर सेनी को देखने जाते हैं ना, गंगा का स्पर्श करने जाते हैं ना, गोदावरी के तट पर अपनी पर्णकुटी बना के जाते हैं ना, किष्किंधा के पहाड़ पर चढ़ करके तो इस धरती की छटा को देखते हैं ना। तो प्रकृति से जुड़े हुए हमारे महापुरुष है, इसलिए प्रकृति का रक्षण करो, प्रकृति का संरक्षण करो, आपका जीवन संरक्षित होगा। ये लोक कलाओं का संदेश है। अभी जो आप लोकरंग हमारे यहाँ होने वाला है, जो आप इस साल जो लोकरंग होगा, उसमें क्या युवा वर्ग के जितने आपने कलाकार तैयार करे हैं, क्या वे भी आएंगे अपनी प्रस्तुति के लिए? लगभग 90% कलाकार युवा वर्ग के आएंगे। 23 तारीख को जो सबसे पहली निमाड़ की प्रस्तुति होगी गीतों की, उसमें 15 साल से 25 साल की, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 10 साल से 25 साल की बेटियां ही गा रही है उसको। और जो संत सिंगाजी की भजन मंडली आ रही है, लेकिन मेरा ध्यान है कि मेरी संत परंपरा कैसे जीवित रहे, मेरी नर्मदा कैसे जीवित रहे, मेरी गंगा कैसे पवित्र रहे। जीवन पवित्र होगा तो ये भी पवित्र होगी, या ये पवित्र रहेंगी तो जीवन पवित्र हो जाएगा। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरक है। हम कभी भी धरती को, आकाश को, पशु को, पक्षी को, अग्नि को, वायु को, जल को जीवन से भिन्न मानते ही नहीं। लोग कभी नहीं मानता है। होली के दिन जो कंडा लेकर के आएगा मेरी माँ, वो चूल्हे में रखती थी, और वो चूल्हे की आग कभी 12 महीने नहीं बुझने देती। आपको आश्चर्य होगा, अब तो गैस के चूल्हे आ गए। उस कंडे को बाहर देती थी रोज, और सुबह उसी कंडे से फिर नई अग्नि उस होली के कंडे से आती है। भाई होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया। तो जीवन की वो अग्नि, वो ज्योत प्रहलाद के रूप में जो ईश्वर को जोड़ती है, ईश्वर का भजन करती है, मेरी चूल्हे की अग्नि से कभी खत्म नहीं हो, तेज कभी खत्म नहीं हो। ये चीजों को बताने की हमारे युवाओं को जरूरत है जी। और युवा जानेंगे तो भारत सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। मेरी तो अटल धारणा है कि लोग को बचा लीजिए, भारत बचा रहेगा। आपकी परिकल्पना और आपकी कल्पना संस्कृति के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूंगी कि जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके लिए कोई एक बहुत प्रेरणादायक संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन युवा वर्ग से एक निवेदन है कि अपने दैनंदिन के कार्य करने के बाद 2 चीजें करें वो। एक तो जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस भूगोल में रह रहे हैं, उनकी जानकारी लेकर के उनसे थोड़ा सा संपर्क और आत्मीयता स्थापित करें कि ये वृक्ष मेरा है, ये नदी मेरी है, ये गांव मेरा है, ये घर मेरा है, ये मेरी माँ है। और दूसरा मेरा निवेदन है कि परिवार में जो भी संस्कार हो, विवाह हो, सगाई हो, उत्सव हो, होली का पर्व हो, रक्षाबंधन का पर्व हो, दिवाली हो, दशहरा हो, माँ दशहरा उठाती थी तो गोबर की मूर्तियां बनाती थी। उनके पास बैठे, देखे कि अब विवाह में अब क्या हो रहा है। वो मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, पेंट देखते हैं और मोबाइल देखते हैं, और पापा के पास कौन सी कार है इसकी चर्चा करते हैं। ये चर्चा भी करें, लेकिन अब विवाह में क्या हो रहा है, अब कौन सा अनुष्ठान हो रहा है। मैं तो महाविद्यालय में प्राचार्य रहा हूँ, गांव जाता हूँ तो लोगों को, गांव वाले लोगों को जब बोलते कि अब क्या करना चाहिए, तो बोलते खंडवा वाले भैया आए, अब उनसे पूछे कि अब क्या करना है। विवाह में पूछा जाता है। तो मैंने कहां से सीखा, किसी पुस्तक में तो नहीं पढ़ा जी, मेरी माँ से सीखा। माँ के गाए हुए कम से कम 25-30 गीत मुझे कंठस्थ हैं, और उसी राग लय में हमारी राग टूट रही है, हमारी लय। नानो अंबोरे छीतर छावड़ो, डाल रे डाल दिया बड़। छोटा सा आम का पेड़ है, लेकिन उसमें डाली डाली दिए जल रहे हैं। वो जो बौर हैं, वो दिए जल रहे हैं। रुक मणि परणी रे घर आओ, रे वाजो रे स्तम ठाड़ा रे। आगे की पंक्ति पर ध्यान दीजिए बहन जी।
भींजे थारो हाथ के रो कंगण, छाती रे केरा बांध, माथरे कुसमल पाग, दूलेण बाई को। जीवन के जितने उतार चढ़ाव हैं इस सब लय में, कोई लय इस तरह की हो सकती है? किसी साहित्य की पंक्ति की लय नहीं हो सकती। रेवा के रेत में खड़ा रहा है और तुम रुक्मणी को वापस रुक्मणी से विवाह करके ला रहे हो, तो तेरे हाथ के कंगन भीग रहे हैं, छाती का कवच भीग रहा है, माथा की कुसुमल पाग भीग रही है और दुल्हन बाई का आभरण भीग रहा है, संपूर्ण आभूषण भीग रहा है। नर्मदा भी याद कर रही है, आभूषण भी हो गया, शरीर की सुंदरता भी हो गई है, और लय राग देखिए, ये लय हमारी खत्म हो गई। ये लय जीवन की लय से जुड़ी हुई, ये लय नदी की हिलोर से जुड़ी हुई है। हम चढ़ते हैं तो वो लय है, उतरते हैं तो वो लय है। हवा की सरसराहट इसमें सुनाई देती है, कोयल की कूक इसमें सुनाई देती है, पक्षियों का भोर को जागना इनमें सुनाई देता है। कितने कितने रंग हैं मेरे जीवन के। नर्मदा बाई से और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये संस्कृति कभी खत्म न हो, क्योंकि लोक संस्कृति हमारी माँ है। जैसे माँ सीख देती है जीवन की, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना है, वैसे समाज को सीख हमारी लोक संस्कृति देती है। इसलिए लोक का बचा रहना राष्ट्र का बचा रहना है, मैं तो स्पष्ट बात से कहता हूँ। आचार्य जी, इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी सतत साधना और अथक प्रयासों से निमाड़ की लोक परंपराएं, कला, संगीत और साहित्य वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेंगे। आपकी इस सांस्कृतिक यात्रा के लिए हम अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमें आपकी मार्गदर्शन और प्रेरणा का लाभ मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदेहर, आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल किया और संस्कृति, कला, साहित्य के बारे में कुछ उद्गार व्यक्त करने का अवसर दिया। धन्यवाद।